SDR इंडिया न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं मुख्य खबर की ओर। सतना की श्यामनगर में धूमधाम से मनाया गया 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस। आपको बता दें कि मानवाधिकार प्रशासनिक संस्थान नई दिल्ली के द्वारा बड़े ही धूमधाम से मानवाधिकार दिवस मनाया गया। मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इस महत्वपूर्ण दिवस की नींव विश्व युद्ध विभीषिका से झुलस रहे लोगों के दर्द को समझकर और उसको महसूस कर रखी गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र को आधिकारिक मान्यता प्रदान की थी। तब से यह दिन इसी नाम से याद किया जाने लगा। किसी भी इंसान की जिंदगी, आज़ादी, बराबरी और सम्मान का अधिकार मानवाधिकार है। भारतीय संविधान इस अधिकार की न सिर्फ गारंटी देता है बल्कि इसे तोड़ने वाले को अदालत सजा भी देती है। कुचहरा तहसील के श्यामनगर में बड़े ही धूमधाम से 75वां विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया गया, जिसमें मानवाधिकार प्रशासनिक संस्थान नई दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राम सुख सोनी जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए और साथ ही उनके साथ राष्ट्रीय कमेटी के उपाध्यक्ष श्री अजय सराफ, राष्ट्रीय महासचिव श्री कमलेश, राष्ट्रीय PRO श्री हरिहर प्रसाद, राष्ट्रीय यूथ युवा अध्यक्ष अविरल सोनी, महाराष्ट्र महिला यूथ प्रभारी निधि, महाराष्ट्र प्रभारी एवं प्रदेश महासचिव श्री मोहम्मद इस्लाउद्दीन, मध्य प्रदेश प्रभारी श्री अजय कुशवाहा, मध्य प्रदेश पूर्वी प्रशासनिक अधिकारी श्री सुरेश ताम्रकार डब्बू, जिला उपाध्यक्ष अब्दुल रब, तहसील अध्यक्ष श्री ध्रुव, उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम लाल, महासचिव विकास ताम्रकार, संगठन सचिव अतुल इत्यादि सदस्यगण एवं नगर के गणमान्य नागरिक की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। स्टेट ब्यूरो मोहम्मद इस्लाउद्दीन की रिपोर्ट। अधिकार की जो हमारी संस्था है, इसका सृजन क्यों किया गया? हमारे भारतवर्ष में आप सबको मालूम होगा, क्योंकि हमें आदेश दिया है कि आपको दायित्व भी बनता है कि हमारा कार्यक्रम सफल हो। अधिकार के अंतर्गत हमारे संस्कार में जोड़ी गई सभी प्राणी को सूर्य प्रकाश में सबका जन्मजात अधिकार, सांस लेने का सबका अधिकार जब बच्चा पैदा होता तब से हो जाता। स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल, स्वच्छ आहार, ये हर व्यक्ति के जब से बच्चा पेट में आता है तब से उसके अधिकार ऑटोमेटिक उसके चालू हो जाते हैं, लागू हो जाते हैं। करते हुए मैं सीधे मंच की ओर अग्रसर होता हूँ। सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ मैं अजय सराफ जी को कि आए और अपने मुखारबिंद से अपनी इस कमेटी को उद्बोधन दे। पदाधिकारी सदस्यों का स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। हम ये चाहते हैं कि इसी तरह और कार्यक्रम हमारे तहसील में हों, हम सब मिलकर कोई कार्यशैली बना लें और चेहरा में कोई कार्यक्रम किया जाए पूरे राष्ट्रीय स्तर पे। उसके लिए मैं स्वागत करूँगा। ज़्यादा समय नहीं होगा और आगे बढ़ूंगा। के लिए जोरदार तालियां हो रही सभी की ओर से। अभी आवाज नहीं आ रही है तो ज्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले तो यहाँ पे धन्यवाद देना चाहेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्षता और जो सारी कमेटी है हमारी मानव अधिकार की, जो इस आज अवसर पे हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। अभी नहीं तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए सिर्फ यही बोलना चाहेंगे कि यहाँ पे जो ये कार्यक्रम हो रहा है, आज शायद बहुत सारी लेडीजों को भी यहाँ पे होना चाहिए जो कि नहीं है, और ये बहुत अच्छा है कि आज ये मंच यहाँ पे मिला है बोलने के लिए हमको, क्योंकि हम भी एक फीमेल है, महिला है। बहुत सारी जगह बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं फीमेल्स के राइट्स को लेके। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग मानव अधिकार की नॉर्मल बात तो हमेशा करते हैं, तो हम यहाँ पे स्पेशली इन्वाइटेड हैं तो उसके लिए फीमेल्स की ज्यादा बात करेंगे। और अगर जो भी महिलाएं आसपास भी जो सुन पा रही होंगी अपने घरों में भी, तो उनसे सबसे पहले ये एक रिक्वेस्ट है, हिंदी इंग्लिश मिक्स करेंगे क्योंकि ज्यादातर वो ऑफिस में आदत है, इसलिए तो आप थोड़ा अपने हिसाब से समझ लीजिएगा, आगे बैठ जाए। तो जितनी भी महिलाएं हैं, सबसे ज्यादा जो क्या बोल सकते हैं दिक्कतें, परेशानियां, फिर चाहे वो पब्लिक प्लेस क्यों ना हो, एक इंसान अगर एक फीमेल कहीं अपने घर से निकलती है, अगर उसको सिर्फ स्टेशन तक जाना है जो कभी निकली ना हो, या कभी वो बाहर जाती है
अगर वो यहाँ से अगर सतना जाना चाहती है, सतना से कहीं वो भोपाल जाना चाहती है, तो उसके मन में सबसे पहले ये डर रहता है कि मैं वहाँ कैसे पहुँचूंगी, मुझे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, मेरा लगेज रखा हुआ है, मुझे वॉशरूम जाना है तो मैं किसको बोलूँ, वहाँ पे कोई चलते फिरते लोग धक्का मारते हैं। ये ज्यादातर एक आम बात है जो महिलाएं लोगों को नहीं बोल पाती, तो उसके लिए थोड़ा महिलाओं को सजग होने की जरूरत है। और ये आप भी अपने घर में बताएं, क्योंकि कई बार घर में बहू बेटियां बहुत लोग होते हैं, बच्चियां होती हैं जो अपने बारे में चीजें नहीं बता पाती और उनको ये अधिकार पता भी नहीं होता। तो ये उनका एक जरिया है, माध्यम है, और ये कार्यक्रम भी एक माध्यम है लोगों को अपने अधिकार बताने के लिए कि आपको ये अधिकार है। जोरदार तालियां हमारे संस्था में एक सदस्य आज विश्व मानवाधिकार दिवस के इस कार्यक्रम में बढ़ रहे हैं और महिलाएं वास्तव में हमारी संस्था में ज्यादा से ज्यादा संख्या में हो, उनका मानव अधिकार कानून हो ही नहीं सकता। लगाएंगे कि जो आज विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जा रहा है उसके उपलक्ष्य में जय मानवाधिकार का नारा लगाएंगे। जय मानवाधिकार, जय मानवाधिकार, जय मानवाधिकार, जय मानवाधिकार। साथियों, वर्ष 1948 में आज अपना विश्व दिवस का स्थापना किया गया था, जो सतत लगातार 75 वर्षों से, यह आज 75वां वर्ष है जो लगातार मनाया जा रहा है। साथियों, बात आती है कि हम सदस्यता लें, लेकिन हम ये कहते हैं सदस्यता क्यों लेनी चाहिए। जरा गौर करें, क्योंकि हर व्यक्ति आज इस नियम कायदा कानूनों से परेशान है। जगह जगह पे, आस पड़ोस, हर जगह पे परेशानियां आती हैं। क्या है कि जब हम अपने अधिकारों को जानेंगे कि हमारे अधिकार क्या है, जगह जगह में परेशानियां होती हैं, लेकिन उन अधिकारों से हम एक अकेले लड़ नहीं सकते। इसलिए ये संगठन आपको मजबूती देता है, वो शक्ति देता है, वो अधिकार देता है कि आप अपने अधिकारों से लड़ सकते हैं। अधिकार तो सभी को पता है, बट एक यूनियन नहीं है, इस कारण से लड़ नहीं सकता। हमें पुलिस परेशान करती है, अन्य लोग परेशान करते हैं। जैसा कि हमें लोगों को ये जानकारी नहीं है कि रात में कभी भी शाम के पश्चात किसी भी महिला को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, थाने में नहीं रखा जा सकता बिना किन्हीं कारणों के। जब तक गिरफ्तारी वारंट न हो तब तक अरेस्ट नहीं किया जा सकता। जय मानवाधिकार। आज ये जापा हो रहा है, ये बहुत पूज्य स्थल है और मानव कथा चली रही है। इससे पुण्य स्थान कुछ नहीं माना गया। यहाँ पर ज्ञानवर्धक दिया जा रहा है लोगों के द्वारा, और इस पावन स्थल पर आज 10 दिसंबर का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इससे पुण्य स्थल तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और हमारे तहसील अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने जो ये स्थान चुना, ये सबसे पूज्य स्थल है। और अधिकार के बारे में प्रदेश अध्यक्ष और जैसा कि पिंटू जी ने भी बताया कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं बहुत हैं। ये है कि मौलिक अधिकारों का हम और आपको ज्ञान नहीं है, लेकिन अगर आप मानवाधिकार में जुड़ते हैं तो सभी अधिकारों का ज्ञान होगा, उन ज्ञानों के बारे में जानेंगे और आपके अधिकारों का कोई हनन नहीं कर पाएगा। जहां एकजुटता की बात है तो कोई भी कार्य के लिए, चाहे अपने अधिकारों के लिए हो, किसी कार्य के लिए हो, जब एकजुट हो जाते हैं तो वही कार्य और सफल हो जाता है और शीघ्रता से भी हो जाता है। जैसा कि कोई शासकीय कार्य के लिए अगर आप अकेले जाते हैं तो हो सकता है कि वो अधिकारी आपको बोले कि नहीं, काम आपका नहीं होगा, बाद में आइए। लेकिन जब आप 10, 20, 50 लोग जाएंगे तो वो स्वयं अधिकारी बोलेगा कि जाओ भैया देखो कौन लोग आए हैं, क्या काम है, तो आपका काम भी होगा और शीघ्रता से होगा। तो जब आप संचित होते हैं तो कोई भी कार्य बहुत सफलता से होता है। जिससे आमंत्रित करता हूँ आदरपूर्वक कि आप आए और हम सबको मार्गदर्शन करने का कष्ट करें।
जोरदार तालियों के साथ हम आपको आमंत्रित करते हैं। आज विश्व मानवाधिकार दिवस में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं हम कि आप सब इस पुनीत यज्ञ में सब लोग शामिल भी हुए। और दो लाइन में और भी कहना चाहूंगा आप सबसे कि क्योंकि हम यहाँ भागवत यज्ञ हो रहा है, जो भागवत यज्ञ महापुराण, जो मैं बोलूंगा उसमें कुछ धार्मिक बातें भी जुड़ी रहेंगी, तो स्पेशली मानवाधिकार के लिए बस नहीं बोलूंगा। आपका सभी का, हमारे जो केंद्रीय पदाधिकारी विराजमान है मंच में, सम्मानित मंच, सम्मानित हमारी आई हुई चेहरा से पूरी तहसील कमेटी, हमारे ग्राम के सभी लोग, हम आपका सादर वंदन करते हैं। हमें इन सब की क्या जरूरत पड़ी है, हमें मानव अधिकार कानून लाना पड़ा देश में। राइट टू नेचर होता है, जो प्रकृति में प्रदत्त किया है हमें, वो हमें मिलना चाहिए। जैसे हम अगर 5 भाई हैं तो हमारे पिताजी का जो हिस्सा आएगा उसमें 5 लोगों को इक्वल मिलना चाहिए, सब बराबर मिलना चाहिए ना। अगर कोई भी भाई इसमें कुछ भी गड़बड़ करेगा तो मानवाधिकार जागृत हो जाएगा। इसलिए कि वो पैतृक आ रहा है, वो हमारा अधिकार है, राइट है, ठीक है। तो हो रहा है, हम आप सब महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन उसको कोई आगे उसको हमारे अगवा नहीं होना चाहता, तो आगे नहीं आना चाहता उसके। आज हम देखते हैं कि हर एक घर में जिनके माता पिता हैं वो उपेक्षित हैं। कैसे उपेक्षित हैं? जब तक वो आपकी परवरिश करते हैं, आपको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, इस योग्य बनाते हैं, तब तक आपके लिए वो अच्छे होते हैं। और इसके बाद जब वो बूढ़े हो जाते हैं, जब उनको आपके सहारे की जरूरत होती है, तो उनकी उपेक्षा होती है। और मैं महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया, ठीक है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। मतलब हमारा गुरु जो है उसका सब कुछ समाहित है। ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, शंकर भी, लेकिन हम उनकी पूजा नहीं करते। जो साक्षात भगवान है हमारे घर में, हम उनकी पूजा नहीं करते। हम मंदिर में देव मूर्ति को पूजा करने जाते हैं, लेकिन जो इस संसार में हमको लाया उनकी पूजा हम नहीं करते, उनकी देखभाल हम नहीं करते, उनकी क्या जरूरत है उनको हम नहीं देखते। सही है, आप सब लोग भी देखते होंगे, महसूस करते होंगे। और चूंकि हमारा ये संगठन ठीक है, राष्ट्रीय स्तर का है, हम पूरे भारतवर्ष में काम करते हैं, हमारे भारतवर्ष से सभी लोग यहाँ उपस्थित होते हैं। पर जहां तक मेरा मानना है, आप सब जो कि मेरे गृहग्राम है, सब मुझे मेरे स्वभाव से जानते हैं। शायद आप लोगों ने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि मैं पिताजी से कोई ऐसी बात कर रहा हूं जो उनको तकलीफ हो रही है। इवन कि मैंने उनके सामने कभी बात नहीं किया। उन्होंने अगर ये बोला है कि ये करना है, मैंने हाँ, अगर वो खाना खा रहे होंगे तो मैं वहां पर तब तक नहीं करता जब वो खाना खा के वहां से नहीं उठ जाता। ये सब मेरे जो हाँ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, जो पिता तुल्य है, चाचा तुल्य है, वो सब जानते हैं। और शायद एक आध बार मैंने अपने पूरे इस 55 साल के जीवन में उनसे कभी कुछ ऐसा बोल दिया हो, उसके लिए मुझे अभी भी प्रायश्चित है। तो हमारे जो मानवाधिकार हैं वो हम वो एक मोर की तरह है। जिस तरह कहते हैं कि जो मृग है उसके नाभि में ही केसर बसा हुआ, लेकिन वो पूरे जंगल में ढूंढता भागता। तो हम पहले अपने घर को देखें कि हम किसी के अधिकार न छीनें, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बाप हो, चाहे वो माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे बच्चे हो, उनके अधिकारों का हमारा दायित्व है। जो हमारे अधिकार में आता है हमें पूरा करना चाहिए। और बात रही गुरु की, इस संसार के प्रथम गुरु जो है वो माता पिता। सबसे पहली गुरु होती है माँ। हमारे संसार में 3 तरह के गुरु होते हैं, तो प्रथम हमारे संसार की गुरु होती है माँ। फिर उसके बाद दूसरे गुरु होते हैं पिता, जो हमारा भरण पोषण करते हैं, हमको इस लायक बनाते हैं। और फिर हमारे उसके बाद तीसरे गुरु होते हैं जो
हमें विद्या देते हैं, हम विद्यालय जाते हैं और फिर इस भौतिक संसार के लिए गुरु होते हैं, जिससे हम गुरु दीक्षा लेते हैं। हम इन सभी गुरुओं को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जैसे ये जो यज्ञ कर रहे हैं हम, पिताजी के हमारे 13 दिसंबर को वो स्वर्गलोक के लिए चले गए थे, यहाँ से उनका स्वर्गवास हो गया था 13 दिसंबर को। कुछ लोगों ने कहा, कुछ आचार लोगों से ने पूछा, कुछ अच्छे ब्राह्मणों से, विद्वानों से पूछा हमने कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, हम अपने माता पिता के लिए क्या कर सकते हैं कि उनका इस मृत्यु लोक से मोक्ष हो जाए। हमें बताया गया कि अगर 1 वर्ष के पहले आप अगर श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा उनको सुनाते हैं, तो जैसे ही इसकी भागवत महापुराण का आपका हवन यज्ञ होगा, उसके बाद वो प्राणी मोक्ष से प्राप्त हो जाता है और इस मृत्यु लोक से वो सीधा वैकुंठ लोक चला जाता है। ये तो हमारे जो शास्त्र बताते हैं, जो हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं, हमें जो भी बताया जाता है इस संसार में, जो हमारे इतिहास बताते हैं, वही तो करना चाहिए। हमें यही तो बताया गया है कि हमारा देश जो है 1947 को आजाद हो गया और इस पूरी आजादी की लड़ाई में हमारे महात्मा गांधी थे, हमने तो देखा नहीं। जितने लोग जो बैठे हैं, किसी ने देखा तो है नहीं, गांधी जी थे और हम गुलाम थे, किसी ने नहीं देखा। कोई देखा हो तो बताए कि हमने देखा है। तो हमारे जो वेद पुराण कहते हैं, हमारा जो इतिहास कहता है, वही हम मानते हैं। तो हमें वही करना चाहिए जो बताया जाए। और बात रही मानवाधिकारों की, जैसे हमारे प्रदेश, तहसील और राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने कहा कि संगठन में एकजुट होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सत्य है। अगर आपकी एक उंगली होगी तो आसानी से आपकी एक उंगली तोड़ी जा सकती है, और अगर आप मुट्ठी अगर बंद कर लेंगे तो शायद कुछ बड़ी आजमाइश लगानी पड़ेगी इस मुट्ठी को खोलने के लिए। सही है? सही है। अगर आपका परिवार सम्मिलित है, एक है, तो ये यथार्थ सत्य है कि आपको किसी तरह से बाहरी आवरण का खतरा नहीं है। और कहा था भीमराव अम्बेडकर साहब ने कि आने वाले समय में अगर आपको सुरक्षित रहना है तो उसके लिए 2 काम करना है। एक तो पढ़ना होगा, मतलब आपको नॉलेज होना चाहिए कि हमें हमारे राइट्स क्या है। ठीक है? अभी चूंकि समय कम था, इस वजह से हमारे जो पदाधिकारी हैं वो आपको डिटेल से नहीं बता पाए, लेकिन एक सामान्य बात होती है। जैसे आप लोग जाते हैं और किसी भी शहर में जाते हैं, शहर में जैसे गए तो वो ट्रैफिक पुलिस जो है आपको समझ लेता है कि ये गांव से बेचारा आया हुआ, वो गमछा डाले हुए देहाती आदमी, वैसे उसको ऐसे करके गाड़ी रोकेगा, पूरे पेपर दिखाओ, गाड़ी की चाबी निकाल लेता है। और अगर वो नहीं बोल पाता है, उसके पास कोई नेता नहीं होता, कोई विधायक नहीं होता, कोई मंत्री नहीं होता, वो खुद सक्षम नहीं होता, उससे मनमाना पैसे लेते हैं। और यहां तक कि अगर पैसे नहीं तो उसकी गाड़ी उठा के ले जाए। ये हमारे राइट्स होते हैं कि अगर हम यहां से गए और हमारे पास कोई भी पेपर नहीं है, पहली बात तो हमें अपने पूरे कानूनी तौर पर हमको परफेक्ट होना चाहिए। हमको हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, हेलमेट लगाना चाहिए। लेकिन अगर ये नहीं है, उसका ये अधिकार नहीं है कि हमारी गाड़ी की चाबी निकाले और गाड़ी को उठा के थाने। उसके लिए एक समय होता है, निर्धारित समय दिया है कि आप 15 दिन में जाके संबंधित थाने में आप अपने दस्तावेज पेश करें। अगर लगेगा तो कोर्ट में आपका चालान हो जाएगा। पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम नहीं जानते, इसलिए ऐसा होता है। जैसे किसी को मान लीजिए मर्डर हो, आपके ऊपर किसी ने हमला किया और आपने उसको मार दिया और इन केस वो मर गया। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट का हमारा जो है सेल्फ उनको होता है, मतलब स्वयं की रक्षा के लिए अगर हमारे ऊपर कोई वार करता है तो हम उसको मार सकते हैं। ये रामायण में भी लिखा है, ये हमारे पुरातन जो है हमारे शास्त्र है जो, उसमें भी लिखा हुआ है, जेल में मारा वही में मारा। ये रामायण में लिखा हुआ, आप लोगों ने सुना? सुंदरकांड में लिखा।
अगर कोई मुझे मारेगा तो मैं उसको मार दूंगा। वो धारा जैसे 302 लगनी चाहिए तो वो 304 या 306 लगी। मतलब हम उसको मारना नहीं चाह रहे, हमारा ऐसा इंटेंशन नहीं था, हमारा इरादा नहीं था उसको मारने, और उसने हमारे ऊपर हमला किया, हमें मारा। तो आपकी धारा 302 से हट के 304 हो जाए। जैसे आपकी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो गया, मर गया, व्हीकल एक्ट में वो कन्वर्ट हो जाता। यानी हमारा इरादा नहीं था, गैर इरादतन हत्या उसको हो। तो जैसा भीमराव साहब ने कहा था कि आने वाले समय में आप जो है, जैसे कोई बाहुबली होगा जो ज्यादा पावरफुल होगा, ज्यादा शक्तिशाली होगा, ज्यादा जन होगी, ज्यादा धन होगा, तो इनसे आपकी अपनी सुरक्षा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? संगठित रहना पड़ेगा। अगर आप संगठित हैं, आपके पास 150 लोग हैं, तो आप मानिए कि सुरक्षित, क्योंकि आप सब जानते हैं हमको, क्योंकि जो घर का लड़का होता है, घर का लड़का जो हम हैं, वो यहाँ ये लग रहा है कि ये तो हो गया सब ठीक है, अब इनसे भागवत कराएंगे तो लोग उतना इंटरेस्ट नहीं है गाँव में। अगर कोई बाहर का हो, इनसे कम अच्छा बोलता तो भी लोग ज्यादा उसको ध्यान जरूर देंगे, गुरु जी आएंगे। तो चूंकि हम गाँव में हैं, सब जानते हैं, तो और मुझे बड़बोल हो जाएगा कहने में कि अगर यहाँ से, ये हमारी बोर्ड कमेटी बैठी हुई, सब जानते हैं कि अगर हम अपना यहाँ से शेड्यूल जो है एसपी को भेजते हैं, तो मेरे आगे पीछे 2 पायलटिंग गाड़ियां रहती हैं। पुलिस जो है मेरे आगे पीछे रहती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोई खतरा ना हो और कोर कमेटी को कोई खतरा नहीं। तो यहाँ चूंकि हमने शेड्यूल कोई नहीं दिया हुआ, और कल इन्होंने सबने बात किया कि सर विश्व मानवाधिकार दिवस का कार्यक्रम है, हम लोगों को आना है, तो भागवत यज्ञ में जो है हम लोग प्रवचन भी सुनेंगे, और अगर कार्यक्रम की इजाजत हो तो वहाँ कार्यक्रम भी हो जाए। तो हम कहे ठीक है, 3 बजे पहले अगर संभव है तो हो सकता है। इसी बहाने सब लोग भी परिचय हो जाएंगे कि ये मानवाधिकार भी कोई चीज है, कोई बचिया है, कोई गाया है ना। अभी जैसे हम लोग बोलते हैं कि मानवाधिकार में ज्वाइन कर लो, तो कहते हैं कौन सा जानवर है, क्या होता है इससे, क्या फायदा होगा इससे। अब उसी आदमी को जब थाने पुलिस पकड़ ले जाती है, फिर कहते सर वो हमको पकड़ गया। अब पकड़ लिया तो हमने फोन कर दिया छोड़ दिया, मतलब उसको बोल रहा है 25,000 दो तब छोड़ूंगा, हमने फोन कर दिया उसको छोड़ दिया। फोन कर दिया मतलब आपको हम ये नहीं कहते कि आप किसी को मार दो, आप ये किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दो, ऐसा नहीं करते। मतलब अगर आप लीगल तौर पर सही है, या आपको पुलिस को नहीं पकड़ना चाहिए, तो हम बोलेंगे उसको, और अगर ऐसा होगा गलत होगा तो फिर थोड़ा बोलना पड़ेगा, थोड़ा विधायक की बात कीजिए, थोड़ा मंत्री जी से, देखिए और किसी नेता से ना। तो अब इन्हीं शब्दों के साथ अब हमको विराम लेना पड़ेगा, इसलिए कि भागवत यज्ञ का समय हो चुका है, गुरु जी आने वाले होंगे। तो आप सब जानते हैं कि यहाँ वक्ता न श्रोता हम है, तो वहाँ उस मंच में हमको जाना चाहिए। सादर अभिवादन। जय हिंद, जय भारत, जय माता।